तो कल क्या हुआ था, कोणीय विस्थापन। ठीक, कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगल, यानी कि कोई वृत्त, पहले हम क्या पढ़ाए थे, वृत्तीय गति ना, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, यदि कोई कण किसी बिंदु के चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर क्या करे, गति करे, तो ऐसी गति, और वो कैसी गति करे, एक समान चाल से, एक समान चाल से गति करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़े थे, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन हम बताए थे डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, डेल्टा एस बाई क्या बताए थे, सॉरी क्या था, अच्छा थीटा टू, अभी वही बताए थे, ठीक है, थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, यहाँ तक बता दिए थे और एक चित्र बनाए थे। और बताओ ये जो आपकी एक समान वृत्तीय गति है, अगर इसका त्वरण कैसा होता है, त्वरण कैसा होता है इसका ना, त्वरण जीरो कैसे होगा, परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा तो बदल रही है ना, तो जीरो कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है एक आपका त्वरण में क्या होता है, परिमाण जो है इसका कांस्टेंट रहता है, यानी परिमाण क्या होता है इसका नहीं बदलता है, जबकि इसकी क्या बदलती है, दिशा बदलती है, ठीक है, यहाँ तक हम बता दिए थे। अब इसके बाद कोणीय विस्थापन, देखो कोण बराबर क्या होता है, कोण बनाए थे कल, ये आपका वृत्त है और यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे कोई बिंदु था, फिर यहाँ से कण यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, और ये कितना था आपका थीटा टू था और ये कितना था थीटा वन था, यानी कि ये क्या आ गया था आपका डेल्टा थीटा आया था। और ये दूरी को अगर हम मान लें डेल्टा एस, क्या मान लें, डेल्टा एस, और इसकी त्रिज्या को मान लें आर, क्या मान लें, आर मान लें, तो यहाँ पे आपका कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो चाप क्या होता है, कोई वृत्तखंड होता है, वृत्त का कटा हुआ कोई भाग होता है, उसको हम चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा यस है, ठीक, ये चाप कहलाएगा। तो यहाँ पे कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एस, डेल्टा एस अब अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, त्रिज्या क्या माने हम, आर माने हैं, और कोण क्या है यहाँ पे डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई आर हो जाएगा। और डेल्टा थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, तो लिख लो इसको कोणीय विस्थापन। ये टाइम और लगा था ना, वो तो टाइम था, यहाँ पे जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था, T1 टाइम लगा था, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था, T2 टाइम लगा था। इसका भी यूज आएगा। हो गया ये, ठीक, अब देखो, अब ये हो गया कोणीय विस्थापन। अब हम पढ़ेंगे कोणीय वेग। क्या पढ़ेंगे, कोणीय वेग। जैसे आप वेग, अगर वेग की परिभाषा बताओ तो वेग क्या होता है, विस्थापन, हाँ आपका क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, या विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, वो रेखीय वेग होता है। अब यहाँ पे आपका विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, कोणीय वेग कहलाएगी, देखो विस्थापन कहलाएगी, कोणीय वेग कहलाएगा, ठीक है। हाँ, तुम लोग अगर हम गलत बोल दिए तुम लोग भी गलत ही बोल दोगे। तो कोणीय विस्थापन के समय के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाता है। समझ में आ गई बात। और अगर रेखीय की बात करें तो रेखीय विस्थापन की दर क्या कहलाती है, रेखीय वेग कहलाता है।
और कोणीय विस्थापन की दर क्या कहलाएगी? कोणीय वेग कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कोणीय विस्थापन क्या है? डेल्टा थीटा है और टाइम अंतराल T2 माइनस T1 यानी इसको हम क्या मान लें? डेल्टा टी टाइम लग रहा है। मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? डेल्टा टी टाइम लग रहा है। तो आपका डेल्टा टी बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे? T2 माइनस T1 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका देखो जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर हो जाता है आपका डेल्टा थीटा अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। ये आपका क्या है? कोणीय वेग है। क्या है? कोणीय वेग है। लिख लो। इधर बात हो गया है ना? यस सर। अगर यहाँ पे देखो t बराबर बहुत कम हो, t लगभग 0 के बराबर हो, तो यहाँ पे देखो ओमेगा बराबर है जो जहाँ पे डेल्टा थीटा अपान डेल्टा t दिया है। अगर क्या हो यहाँ पे t टेंस टू 0, डेल्टा t टेंस टू क्या हो? 0 हो। तो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा लिखें कि डेल्टा लिमिट क्या लिखेंगे आपका? डेल्टा टी टेंस टू क्या लिखेंगे? 0। और यहाँ डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी अगर लिखें तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कंडीशन मारे हैं? जो डेल्टा टी है ये क्या है? लगभग 0 है। ये हम बता चुके हैं। ठीक ना। तो ये आपका ये एक नया फार्मूला हो गया। दोनों एक ही है, बस ये आपका अवकलन रूप में है और ये आपका डेल्टा के रूप में है। लिख लो इसको। हो गया? तो ओमेगा क्या कहता है? कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। और डेल्टा थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। और dt क्या है? समय अंतराल है। क्या है? समय अंतराल है। अब इसका मात्रक निकालना चाहें, यानी कि आपके ओमेगा का मात्रक, यानी कि कोणीय वेग का मात्रक, तो आपका थीटा का मात्रक होता है रेडियन। थीटा का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक, ये क्या मात्रक हो जाएगा आपका? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसकी बीमा निकालना चाहो तो रेडियन की बीमा नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ किसका बीमा रहेगा? सेकेंड का हो जाएगा। तो इसकी बीमा हो जाएगी आपकी टी हो जाएगी। देखो 1 अपान टी की पावर टी हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? टी पावर माइनस 1। ठीक, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? टी पावर माइनस 1 हो जाएगी। बीमा होगा कि बीमी सूत्र होगा? बताओ। ये बीमा एक बीमी सूत्र है। बताओ। इसकी बीमा सिर्फ -1 है। इसकी बीमा क्या है? -1 है। और बीमी सूत्र क्या है? टी पावर -1। बीमा क्या होती है? पावर होती है ना। बीमा तो पावर होती है ना। हो गया? यस सर। अब बताओ, जो आपका कोई अगर कण है, एक चक्कर पूरा लगा रहा है, ठीक, एक चक्कर वृत्तीय पथ पर लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो वो कितना कोण चलेगा? कितना डिग्री एंगल चलेगा? कितना चलेगा? हाँ, 360 डिग्री एंगल चलेगा वो। तो ये आपका डिग्री में एंगल है। और अगर आप इसको रेडियन में बदलना चाहो तो यहाँ पे होता है रेडियन में आपका 2 पाई होता है 360 के बराबर। 2 पाई अगर रेडियन में है तो 360 डिग्री में बराबर होता है। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर हम कहें 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है। 180 देखो, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पाई और ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये किस में है? रेडियन में। और ये किस में है? डिग्री में है। समझ में आई बात? तो आपको अगर हम पूछें
कि आपका दोनों मात्रक है, आपका एंगल के दो मात्रक होते हैं, एक क्या है आपका डिग्री है और दूसरा क्या है रेडियन है। तो अगर हम दोनों में रिलेशन पूछें तो पाई इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक चक्कर लगाने में कितनी डिग्री चल रहा है, ये 360 डिग्री चल रहा है। और अगर हम पूछें कि एक चक्कर लगाने में कितना रेडियन चल रहा है, ये 180 रेडियन चल रहा है। 2 पाई रेडियन चलेगा ना, कितना चलेगा 2 पाई रेडियन चलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो 360 डिग्री है ये किसके बराबर है 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री चल रहे हैं हम, तो अगर रेडियन में बोले तो रेडियन में क्या कहेंगे 2 पाई रेडियन हम चलेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो इसमें हम जो आपका कोणीय वेग कोणीय विस्थापन है इसमें हम रेडियन में ही खास करके ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम ओमेगा बराबर लिखें, एक चक्कर की बात करें, एक चक्कर की अगर बात करें तो हम एक चक्कर में कितना चल रहे हैं 360। देखो डेल्टा थीटा बाई क्या होता है डेल्टा टी होता है। ठीक, अब यहाँ पे डेल्टा थीटा हम कितना चल रहे हैं 2 पाई चल रहे हैं ना। अगर एक चक्कर की बात करें, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं एक पूरे चक्कर की बात करें, एक पूरे चक्कर की बात करें तो यहाँ पे ओमेगा बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा कि नहीं होगा। और डेल्टा टी देखो एक चक्कर में, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक चक्कर में किसी कण का वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है आवर्त काल कहलाता है। और आवर्त काल को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला आ गया, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई कैपिटल टी हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लो। तो आवर्तकाल क्या होता है एक चक्कर यानी किसी कण का वृत्तीय पथ पर चलते समय एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है। अब देखो अगर हम पूछें एक सेकंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है। एक सेकंड में जैसे हम क्या कहें कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा वो क्या कहलाया आवर्तकाल कहलाया। और अगर हम ये पूछें कि एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है तो उसको हम कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं आवृत्ति। यानी कि एक सेकंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है आवृत्ति। और एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है आवर्तकाल। दोनों बात समझ में आ गई? ठीक ना। और दोनों में रिलेशन क्या होता है देखो, दोनों अगर हम आवृत्ति को यन से प्रदर्शित करें तो यन इक्वल टू होता है 1/t। ठीक, ये रिलेशन होता है आपका आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है। यानी कि यन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1/T हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। यदि ओमेगा इक्वल टू क्या है 2 पाई और एक कैपिटल टी, जिसको 1/T लिख सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और 1/T क्या है n है ना। तो यहाँ पे n लिख दें तो ये देखो एक नया फार्मूला आ गया। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n होता है। और n क्या है आपकी आवृत्ति है और कैपिटल T क्या है आवर्तकाल है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो लिख लिए ये दोनों, सब हो गया। चलो लिखो, इसको जो बोल रहे थे उसको पहले लिखना था, कोई बात नहीं। लिखो एक पूरा चक्कर करने में कण, एक पूरा चक्कर करने में कण 2 पाई रेडियन
रेडियन, और ब्रैकेट में लिख लेना 360 डिग्री। 360 डिग्री कोण घूमता है, 360 डिग्री कोण घूमता है। एक चक्कर पूरा करने में समय, एक चक्कर पूरा करने में समय क्या होता है? कैपिटल टी कण का आवर्तकाल कहलाता है। कण का आवर्तकाल कहलाता है। तब कण का औसत कोणीय वेग, ये आपका है औसत कोणीय वेग है ये, ठीक है। ये कौन सा वेग है? औसत। औसत जब भी आता है तो ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैसा वेग है? औसत कोणीय वेग है। और ये अभी जो हम बताए थे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये किसको क्या कहेंगे हम? ताक्षणिक कोणीय। जब भी आपका अगर डी आ जाता है, बताते हैं ना ताक्षणिक, इंस्टेंटेनियस आपका क्या है यहाँ पे? कोणीय वेग है, ठीक है ना। एंगुलर वेलासिटी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलासिटी। तो इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलासिटी। क्या कहेंगे? उड़ गया ऊपर से। इंस्टेंटेनियस क्या कहेंगे? एंगुलर वेलासिटी। ठीक है, अपनी थोड़ा क्रेडिट बनाओ, नहीं तो जो ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये नहीं कह पा रहे हो आप लोग। हो गया? चलो, तो ये क्या कहलाएगा आपका? औसत कोणीय वेग, ठीक ना। मीन एंगुलर वेलासिटी, ठीक। और यन क्या होती है? आवृत्ति होती है, ठीक है। और कैपिटल टी क्या होता है? आवर्तकाल होता है। चलो, अभी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग डालना, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। एक हमारे गांव में थे, वो राहुल द्रविड़ को राहुल दैदे कहते थे। राहुल द्रविड़ नहीं कर पाते थे। चलो, तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। तो पहले हमें मालूम है कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, बताओ। ओमेगा इक्वल टू क्या बताए हम? डेल्टा थीटा अपान क्या बताए? डेल्टा टी बताए हैं ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, अगर आपको अभी इसको रहने, ये नहीं, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एस बाई क्या होता है? आर होता है ना। डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एस बाई आर होता है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको आर को इधर ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर डेल्टा थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं। दोनों तरफ समीकरण के दोनों साइड में क्या कर दें? अरे डेल्टा टी बोल दिए, सॉरी। ये क्या? डेल्टा थीटा है ना। डेल्टा थीटा बता दिया करो, ठीक है। क्या है यहाँ पे? आर डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एस हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे डेल्टा टी से भाग देने पर, डेल्टा टी से भाग देने का मतलब दोनों साइड हम क्या कर दें? डेल्टा टी से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, आर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आर है और यहाँ पे क्या लिख दिया हम? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ये क्या है आपका? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है आपका? कोणीय वेग यानी ओमेगा है। ये क्या है आपका? ओमेगा है। और यहाँ पे आर पहले से है, आर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ओमेगा हो जाएगा। और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस क्या है? विस्थापन है, रेखीय विस्थापन है। तो रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर,
क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v से प्रदर्शित करेंगे इसको, ठीक ना। तो आपका फार्मूला आ गया v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। ये फार्मूला आ गया आपका। क्या पे देखो, आपका रेखीय वेग हो गया, और ये कौन सा वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, और इसमें संबंध हो गया v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन आपका हो गया। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो v वेक्टर v इक्वल टू होता है वेक्टर r और वेक्टर ओमेगा। क्रॉस आएगा कि डॉट आएगा, तभी तो यहाँ पे वेक्टर आएगा। r दूरी है, r दिशा बता रहा है यहाँ पे, ठीक। r है, r नहीं, यहाँ पे स्थिति सदिश नहीं, ये त्रिज्या है ना, इसकी दिशा जो आपके किस, ये जो कण गति कर रहा है ये किस दिशा में गति कर रहा है, ये आपकी त्रिज्या है, यानी यहाँ पे सदिश हम इसको लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा। ये आपका सदिश रूप में हो गया, और ये क्या हो गया आपका अदिश रूप में। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू, ठीक है, और वेक्टर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा, ठीक। तो हो गया ये। मिटा दें, तो अब लिखना कण का आवर्तकाल। क्या होता है आवर्तकाल बराबर क्या होता है, क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी अपान समय चाल। देखो समय है ना, ये आवर्तकाल क्या है, एक समय है। अगर इसको समय से देखो, सिर्फ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। और यहाँ पे दूरी कितना चलता है कण आवर्तकाल में, एक पूरा चक्कर चलता है ना, ठीक ना, एक पूरा चक्कर चलता है, और उसकी चाल क्या होगी, तो उसका क्या कहलाएगा, ये आवर्तकाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चक्कर में क्या हो जाएगा, लिख लो आप लोग, एक चक्कर में चली गई दूरी अपान क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग, तो एक चक्कर में कितनी दूरी बताओ। अगर वृत्तीय पथ पर चलता है कोई कण, तो वृत्तीय पथ पर चलता है तो यही तो दूरी चलेगा ना, ये ठीक है। ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है ना, ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक चक्कर में चली गई दूरी को 2 पाई r लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r अपान चाल को क्या मान लेंगे हम, v मान ले रहे हैं। तो आपका ये कैपिटल T बराबर होता है 2 पाई r बाई v, ठीक है। 2 पाई r बाई क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। या v बराबर आप लिख सकते हो, तो v बराबर क्या लिख दोगे, ये t नीचे आ जाएगा और v यहाँ पे आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2 पाई r बाई कैपिटल T। देखो कितना अच्छा रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा सा। ये क्या है आपका, कोणीय वेग, और रेखीय वेग क्या होता है आपका, डेल्टा
वी रिलेशन क्या था, वी इक्वल टू क्या आया अभी, आर ओमेगा, यही आया ना। देखो अगर कोई कण चल रहा है, कोई कण यदि चल रहा है वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से, ठीक, अगर उसका वृत्त बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए तो यहाँ पे क्या उसका कोणीय वेग बदलेगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या इस पे त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है? ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा है ना, ठीक। तो अगर आपका कोई कण चल रहा है, वो वृत्त चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उसकी कोणीय वेग नियत है तो यानी कि वो क्या होगा, उसका कोणीय वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी हम चाहे उस कण का आपके गोले का साइज बड़ा कर दें या वृत्त का साइज बड़ा कर दें या छोटा कर दें, हमारा उसका कोणीय वेग क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन यदि हम उसका, यहाँ पे देखो यहाँ पे आर है ना, यहाँ पे आर है, अगर गोले वृत्त की त्रिज्या बढ़ा देंगे तो उसका रेखीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? उसका रेखीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ। तो अगर इसको आपको महसूस करना है तो कैसे एज्यूम करोगे, देखो जैसे आप एक पत्थर का टुकड़ा लो और उसको जो है एक धागे में बांध दो, उसको एक समान चाल से चलाओ, एक बार छोटा रख लो, उसको घुमाओ उसी चाल से, वैसे ही घुमाओ। तो वैसे ही अगर हम घुमाएंगे तो आपका जो कण है उसकी स्पीड थोड़ा सा, रेखीय वेग उसको देखेंगे ध्यान से, तो वो कम रहेगी। लेकिन अगर उसके साइज को बढ़ा दें और उसी स्पीड में बढ़ाएं चलाएं, तब वो कण जो है रेखीय वेग उसका बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका रेखीय वेग क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक, इसका आगे अभी एग्जाम्पल आएगा। तो पहले लिखना, हेडिंग डालना, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। तृतीय नियम क्या कहलाता था, क्रिया प्रतिक्रिया का ना, यानी कि यफ जो होता है, यफ अगर आपका क्रिया है तो अगर प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा, उसका माइनस यफ हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या है, यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम है। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम से हम क्या कर लेंगे, आपके न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो पहले लिखना, दो पिंडों की आपस में टक्कर होने पर, दो पिंडों की आपस में टक्कर होने पर वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं, वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ये आपका m1 द्रव्यमान का है और ये m2 द्रव्यमान का है, और ये आपका एफ ऑफ ए बी है और ये है आपका एफ ऑफ बी ए है। ठीक, इसको बना लो आप लोग। बी ए बी यहाँ पे 1 2 2 1 दिया है, कर लेना 1 2 2 1, अभी आगे हो सकता दिक्कत हो। हो गया? यस सर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो पिंड हैं, दो कण हैं, और जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है। अब ये दोनों आपस में टक्कर लगाने जा रहे हैं। तो अगर टक्कर लगाने जा रहे हैं तो ये किसी त्वरण से जा रहे होंगे और इसके पास कुछ द्रव्यमान होगा। तो जिसके पास द्रव्यमान हो और त्वरण हो तो उसके पास क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। उसके पास क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। और वो बल क्या है, F1
टू है आपके पहले कण के लिए यानी M1 द्रव्यमान के लिए, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा F21 मान रहे हैं, और कौन सा कण है ये M2 द्रव्यमान वाला। ठीक, क्योंकि ये भी किसी त्वरण से आ रहा है और इसके पास भी क्या है द्रव्यमान है, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा बल हो जाएगा। इसी तरह इसके पास भी बल है, तो लिखना माना प्रथम बल पर प्रथम कण पर, माना प्रथम कण पर आरोपित बल F12 तथा द्वितीय कण पर आरोपित बल F21 है। माना प्रथम कण पर आरोपित बल F12 तथा द्वितीय कण पर आरोपित बल क्या है F21 है। माना पिंडों को संवेग में परिवर्तन क्रमशः, पिंडों के संवेग में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा P1 व डेल्टा P2 हैं। संवेग में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा P1 व डेल्टा P2 हैं। तो घंटा लग गया ना, चलो आगे कल देखते हैं, भी लंबा है थोड़ा सा।